आज हमारे सामने एक ऐसा दस्तावेज है जो भारतीय इतिहास के शायद सबसे मुश्किल और विवादास्पद लम्हे पर एक बिल्कुल अलग रोशनी डालता है। ये दस्तावेज गोपाल गोडसे की किताब मैंने गांधी को क्यों मारा का कह सकते हैं दिल है। इसमें नाथुराम गोडसे का अदालत में दिया गया वो पूरा का पूरा बयान है। हाँ, वो बयान जिसे पढ़कर उन्होंने अपने किए को सही ठहराने की एक पूरी कोशिश की थी। और मैं यहाँ साफ कर दूं कि हमारा मकसद किसी को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम तो बस इस दस्तावेज में दिए गए तर्कों को, उस वक्त के माहौल को और उन घटनाओं की परतें खोलना चाहते हैं जिनके बारे में गोडसे का दावा था कि उन्हीं की वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ इस स्रोत में जो जानकारी है उसी पर टिके रहेंगे। एकदम, ताकि गोडसे के नजरिए को ठीक वैसा ही समझा जा सके जैसा उन्होंने दुनिया के सामने रखा था। ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि ये वही बयान है जिसे सरकार शुरू में बिल्कुल दबा देना चाहती थी। हाँ, उन्हें डर था। अभियोजन पक्ष को लगता था कि गोडसे इस बयान के जरिए सिर्फ अपना बचाव नहीं करेंगे बल्कि एक राजनीतिक हमला बोलेंगे। हाँ, तत्कालीन सरकार और गांधी जी की पूरी विचारधारा पर एक बहुत बड़ा हमला। अभियोजक सी के दफ्तरी ने तो अदालत से गुजारिश भी की थी कि इसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने ही न दिया जाए, लेकिन जज ने इसकी इजाजत दे दी। हाँ, न्यायाधीश आत्माचरण ने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा, मैं अभियुक्त को गवाही देने से कैसे रोक सकता हूँ, और उन्होंने गोडसे को अपना पूरा पक्ष रखने का मौका दिया। और इसी तरह गोडसे का वो लगभग 150 पैराग्राफ का लंबा चौड़ा बयान अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। बिल्कुल। तो चलिए इस बयान की तह तक चलते हैं। गोडसे के इतने बड़े कदम के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी? उनके तर्कों का सार क्या था? देखिए, उनके पूरे बयान का जो निचोड़ है वो गांधी जी की नीतियों पर एक सीधा सीधा हमला है। गोडसे का आरोप था कि गांधी जी दशकों से जो भी कर रहे थे वो मुस्लिम तुष्टीकरण था। मुस्लिम तुष्टीकरण मतलब सिर्फ मुसलमानों को खुश करने की राजनीति। हाँ, और जो उनके हिसाब से सीधे सीधे हिंदू विरोधी थी। और अपने इस बड़े आरोप को साबित करने के लिए वो एक एक करके कई घटनाओं का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहली घटना कौन सी थी जिसका उन्होंने हवाला दिया? सबसे पहले वो जाते हैं खिलाफत आंदोलन पर। गोडसे का तर्क था कि ये आंदोलन भारत का था ही नहीं। अच्छा। इसका लेना देना तुर्की के खलीफा की गद्दी बचाने से था। मतलब एक विदेशी और पूरी तरह से इस्लामिक मुद्दा। लेकिन गांधी जी ने भारतीय मुसलमानों का साथ जीतने के लिए, गोडसे के अनुसार, पूरे देश को इस आंदोलन में झोंक दिया। और उनके मुताबिक इस आंदोलन का नतीजा भारत के लिए बहुत बुरा निकला। बहुत बुरा। बयान में साफ तौर पर मोपला विद्रोह का जिक्र है जो केरल में हुआ। गोडसे कहते हैं, खिलाफत आंदोलन के नाम पर वहां हजारों हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया, उनकी हत्याएं हुई। लेकिन उनके मुताबिक इतनी बड़ी हिंसा के बाद भी गांधी जी ने मोपलाओं की निंदा करने के बजाय हिंदू मुस्लिम एकता की अपनी रट लगाना जारी रखा। तो गोडसे के लिए ये सिर्फ एक गलती नहीं थी? नहीं, ये गांधी जी की नीतियों की विफलता का एक जीता जागता सबूत था। अच्छा, मतलब ये सिर्फ राजनीतिक एक्शन के बारे में नहीं था, देश की पहचान से जुड़े प्रतीकों पर भी सवाल उठाए गए थे। बिल्कुल। गोडसे के अनुसार ये तुष्टीकरण सिर्फ राजनीतिक आंदोलनों तक सीमित नहीं था, ये देश की पहचान, भाषा और संस्कृति तक पहुंच गया था। भाषा का मुद्दा? हाँ, बयान में इसे काफी जोर शोर से उठाया गया है। गांधी जी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, जो हिंदी और उर्दू का एक मिला जुला रूप थी। उस वक्त तो इसे शायद एकता की कोशिश की तरह देखा गया होगा। गांधी जी के नजरिए से शायद, हाँ लेकिन गोडसे इसे बिल्कुल अलग तरह से देखते थे। उनका आरोप था कि ये असल में देवनागरी लिपि वाली हिंदी को दरकिनार करके उर्दू को पिछले दरवाजे से राष्ट्र पर थोपने की एक साजिश थी। मतलब उनका तर्क था कि देश की 80% आबादी की भाषा को नजरअंदाज किया जा रहा था। ठीक है, और राष्ट्रीय प्रतीकों का भी मामला था। वंदे मातरम का भी जिक्र आता है। हाँ, वो तो एक बहुत भावनात्मक मुद्दा था। बिल्कुल। बयान में कहा गया है कि जब कुछ मुस्लिम नेताओं ने वंदे मातरम गीत के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई, तो गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाने पर जोर देना बंद कर दिया। गोडसे के लिए ये राष्ट्र के सम्मान से एक समझौता था। और शिव बावनी का भी जिक्र है ना? हाँ, इसी तरह उन्होंने शिव बावनी के पाठ का भी विरोध किया, जो शिवाजी महाराज की तारीफ में लिखे गए छंद हैं। गोडसे इन सब घटनाओं को एक ही माला में पिरोते हैं। वो कहते हैं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए किया जा रहा था, चाहे इसके लिए हिंदुओं की भावनाओं को कितनी भी ठेस पहुंचे। एक मिनट, लेकिन गांधी जी और अहिंसा तो एक दूसरे के पर्याय हैं। गोडसे ने इस पर कैसे सवाल उठाया? ये तो उनके व्यक्तित्व के केंद्र पर हमला करने जैसा है। और यही उनके बयान का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विवादास्पद हिस्सा है।
अच्छा। गोडसे का तर्क था कि गांधी जी की अहिंसा की नीति पाखंडी थी, एक तरफा थी। उनका आरोप था कि ये अहिंसा का पाठ सिर्फ हिंदुओं को पढ़ाया जाता था। मतलब? वो कहते हैं कि गांधी जी ने शिवाजी महाराज, राणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे महान योद्धाओं को, जिन्होंने आक्रमणकारियों से देश की रक्षा की, गुमराह देशभक्त कह दिया। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। क्या उन्होंने इसका कोई कोई सबूत दिया अपने बयान में? वो गांधी जी के ही ये कथन का हवाला देते हैं। गांधी जी ने कहा था, अगर कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनूंगा। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है। तो गोडसे इसी बात को पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि गांधी जी ने ये कहा तो जरूर, लेकिन उन्होंने हमेशा हिंदुओं को कायर बनने की ही सलाह दी। जब भी हिंदुओं पर हमले हुए, उन्होंने उन्हें मार खाने और चुपचाप सहने की सलाह दी। कभी भी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने को नहीं कहा। तो गोडसे की नजर में ये अहिंसा नहीं बल्कि हिंदुओं को कमजोर बनाने की एक नीति थी। तो गोडसे अपने बयान में एक तस्वीर बना रहे थे, एक ऐसी तस्वीर जिसमें उनके मुताबिक गांधी जी की नीतियां दशकों से हिंदुओं के हितों के खिलाफ जा रही थीं। लेकिन हर कहानी में एक टिपिंग पॉइंट होता है, वो आखिरी पल, वो आखिरी घटना। गोडसे के लिए वो क्षण कब आया? वो क्षण आया जनवरी 1948 में, जब पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का मुद्दा सामने आया। ये गोडसे के लिए ताबूत में आखिरी कील जैसा था। ये 55 करोड़ रुपए का मामला क्या था? ये सिर्फ एक रकम तो नहीं थी, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी कहानी होगी। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उस वक्त की नाजुक राजनीतिक स्थिति का प्रतीक बन गया था। हुआ ये कि बंटवारे के समय ये तय हुआ था कि भारत की संपत्ति का एक हिस्सा, जिसमें नकद पैसा भी शामिल था, पाकिस्तान को दिया जाएगा। ठीक है। भारत कुछ किश्तें दे चुका था, लेकिन 55 करोड़ रुपए की एक किश्त बाकी थी। इसी बीच पाकिस्तान ने कबायलियों की आड़ में कश्मीर पर हमला कर दिया। तो जाहिर है भारत सरकार ने पैसा रोक दिया होगा। ठीक यही हुआ। उस वक्त के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सख्त स्टैंड लिया। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क सीधा और साफ था, जो देश हमारे खिलाफ जंग छेड़े हुए है, हमारे सैनिकों का खून बहा रहा है, हम उसे पैसा क्यों दें? ये पैसा तो हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगा। इसलिए भारत सरकार ने भुगतान रोकने का फैसला किया। लेकिन गांधी जी इस फैसले से सहमत नहीं थे और यहाँ पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। और यही वो मोड़ है जिसमें सब कुछ बदल दिया। गांधी जी ने कहा कि ये वादा खिलाफी है। उनका मानना था कि चाहे जंग हो या कुछ भी, भारत को अपना वादा निभाना चाहिए। तो उन्होंने अनशन किया। हाँ, 12 जनवरी 1948 को उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक भारत सरकार पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए राजी नहीं हो जाती, वो आमरण अनशन करेंगे। ये सोचना ही अजीब है। एक तरफ एक राष्ट्रपिता जो देश की नैतिक जिम्मेदारी के लिए अनशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो इसे ब्लैकमेल मान रहा है। एक ही घटना के दो बिल्कुल अलग सच। गोडसे के लिए यह ब्लैकमेल ही था। उनके बयान के मुताबिक गांधी जी अपनी जान की धमकी देकर भारत सरकार को मजबूर कर रहे थे कि वो दुश्मन देश को पैसा दे। और उनकी नजर में ये गांधी जी की पाकिस्तान परस्ती का सबसे बड़ा सबूत था। सबसे बड़ा और आखिरी सबूत। इसी घटना ने गोडसे को यकीन दिला दिया कि जब तक गांधी जी जीवित हैं, वो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे और इसलिए उनका अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए। तो इन सब घटनाओं के बाद वो दिन आया 30 जनवरी 1948। किताब में उस दिन के बारे में क्या बताया गया है? गोडसे ने अपने बयान में क्या कहा? गोडसे ने उस दिन की पूरी घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे वो दिल्ली के एक शरणार्थी कैंप में गए, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए हिंदुओं से खचाखच भरा हुआ था। वहां उन्हें एक ऐसा आदमी मिला जो हथियार बेचता था और उसी से उन्होंने एक पिस्टल खरीदी। उनका इरादा अब तक बिल्कुल साफ हो चुका था। 30 जनवरी की शाम वो बिड़ला हाउस पहुंचे, जहां गांधी जी की रोजाना प्रार्थना सभा होती थी। और फिर वो लम्हा जब गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे, गोडसे भीड़ में से आगे निकले। उन्होंने पहले दोनों हाथ जोड़कर गांधी जी को प्रणाम किया और फिर जैसे ही गांधी जी के साथ चल रही एक महिला को हटाया, उन्होंने अपनी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। क्या उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं, बल्कि ठीक उल्टा किया। गोलियां चलाने के बाद उन्होंने अपना हाथ पिस्तौल के साथ ऊपर उठाया और जोर जोर से पुलिस पुलिस चिल्लाने लगे, ताकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। हाँ, ताकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। वो ये पक्का करना चाहते थे कि उनकी जगह कोई और बेगुनाह न पकड़ा जाए और उनका मकसद दुनिया के सामने साफ साफ आ सके। ये बात मुझे हैरान करती है कि गांधी जी के बेटे देवदास गांधी हत्या की कुछ ही देर बाद तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में गोडसे से मिलने गए। उस मुलाकात के बारे में किताब में क्या बताया गया है?
माहौल कैसा रहा होगा? वो एक बहुत ही असाधारण मुलाकात थी। गोडसे ने देवदास गांधी से जो कहा वो उनके दिमाग को समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, आज आपने अपने पिता को खोया है और उसका कारण मैं हूं। मुझे आपके और आपके परिवार को हुए इस दुख का बहुत अफसोस है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मैंने ये काम किसी निजी दुश्मनी या गुस्से में नहीं किया है। तो फिर देवदास गांधी ने जरूर पूछा होगा कि फिर क्यों किया? बिल्कुल। जब देवदास ने पूछा तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया, गोडसे का जवाब सिर्फ एक लाइन का था। क्या? कारण विशुद्ध रूप से राजनीतिक है और केवल राजनीतिक। इस एक लाइन में उन्होंने अपने पूरे कृत्य का सार बता दिया। अदालत में मुकदमे के दौरान उनका रवैया कैसा था? क्या उन्होंने अपने किए पर कोई पछतावा जाहिर किया? पछतावा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हत्या की बात तो पूरी तरह से मानी, लेकिन उन्होंने अपने इस काम को हत्या मानने से इनकार कर दिया। तो फिर क्या कहा? उन्होंने इसे वध कहा, मतलब एक ऐसा काम जो किसी बुरे व्यक्ति को खत्म करने के लिए नैतिक रूप से जरूरी हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस फैसले में उनके साथ कोई और शामिल नहीं था और वीर सावरकर जैसे बड़े नेताओं पर जो साजिश के आरोप लगे थे वो झूठे थे। उनका कहना था कि ये फैसला सिर्फ उनका अपना था। सिर्फ और सिर्फ उनका अपना। और मुकदमे का फैसला क्या आया? फैसला वही आया जिसकी उम्मीद थी। नाथूराम गोडसे और एक सह अभियुक्त नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे, जो इस किताब के लेखक हैं, उन्हें और कुछ अन्य लोगों को आजीवन कारावास हुआ। और वीर सावरकर? वीर सावरकर को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया। तो सब कुछ खत्म होने के बाद गोडसे ने अपने पीछे क्या छोड़ा? उनका बयान तो एक तरह से उनका राजनीतिक घोषणा पत्र था ही, लेकिन उनकी वसीयत भी इसी सोच को आगे बढ़ाती है। हाँ, उनकी वसीयत बहुत कुछ कहती है। अपनी वसीयत में उन्होंने कोई जमीन जायदाद नहीं छोड़ी, सिर्फ एक चीज छोड़ी, अपनी अस्थियां। अपनी अस्थियां? हाँ, उन्होंने निर्देश दिया कि उनकी अस्थियों को तब तक संभाल कर रखा जाए जब तक सिंधु नदी फिर से एक आजाद भारत का हिस्सा ना बन जाए, और जब ऐसा हो तो उनकी अस्थियों को उसी सिंधु नदी में बहा दिया जाए। इससे पता चलता है कि अखंड भारत का विचार उनके लिए सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य था। बिल्कुल, ये उनकी पूरी विचारधारा और उनके उस आखिरी काम के पीछे की सबसे बड़ी प्रेरणा का प्रतीक है। ये पूरा दस्तावेज हमें मजबूर करता है कि हम इतिहास को सिर्फ एक नजरिए से ना देखें। ये हमें उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर झांकने का मौका देता है जिसे इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है, क्या किसी ऐतिहासिक घटना का सच सिर्फ वो होता है जो हमें आधिकारिक तौर पर बताया जाता है, या फिर सच अलग अलग कहानियों और नजरियों के टकराव के बीच कहीं छिपा होता है?